हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 10 जुलाई 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर फ्री करंट अफेयर का टेस्ट और भी बहुत सारी फ्री चीज़ें मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। ये हमारी एक टेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए आयोजित करने वाले हैं हम। 15 अगस्त को ये टेस्ट होगा और इसमें आपको मौका मिलेगा जीतने का 3 MPPSC मेंस के कोर्स। इसके अलावा सेकंड प्राइज़ के रूप में 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा MPPSC प्री या SI का कोर्स और 87 स्टूडेंट्स को मिलेगा MPPSC प्री या SI की टेस्ट सीरीज। उसके अलावा जितने भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उनको आने वाले कोर्सेज में कोई भी एक कोर्स अगर वो 1 साल के अंदर खरीदते हैं तो 100 रुपये का डिस्काउंट उनको मिलेगा और 99 रुपये में इसको आप रजिस्टर कर पाएंगे इस टेस्ट सीरीज के लिए। तो एप्लीकेशन पर जाएं, एप्लीकेशन पर जाने के बाद में ये कोर्स के रूप में उपलब्ध है, तो वहाँ से इसको आप खरीद सकते हैं और MPG के और करंट अफेयर का इसमें जो है टेस्ट होगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि बीते हुए को नहीं बदला जा सकता है, यानी कि हमारी लाइफ में जो कुछ आज तक अभी तक जब तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं तब तक घटित हो चुका है उसको आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। अगर अभी से आप अपने भविष्य को लेकर काम करने लग जाएं तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। आपको करना ये होगा कि अपने वर्तमान को सुधारिए। वर्तमान को जब आप सुधारेंगे तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आज ही से कोशिश कीजिए अपने लिए बेहतर करने का। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल ने कितने रुपए के कृषि ढांचागत कोष की स्थापना को मंजूरी दी है, और ये 1 लाख करोड़ रुपए का कोष होगा। दूसरा प्रश्न, केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, और ये नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया है। तीसरा प्रश्न, भारत और किस देश के तट रक्षकों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुए हैं। चौथा प्रश्न है कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत 34वें स्थान पर है। पांचवा प्रश्न, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डेटा सेंटर NM1 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। छठवां प्रश्न है कि कौन सा बैंक गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए भारत को $400 मिलियन का ऋण देगा, और ये विश्व बैंक है। सातवां प्रश्न, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं, और ये बने हैं ड्वेन जॉनसन, जिनको द रॉक के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दस्तावेज स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है, ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च की है। नवा प्रश्न है कि मंगलयान ने किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की एक तस्वीर भेजी है, और ये मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। 10वां प्रश्न है कि भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, और ये बने हैं जी आकाश। ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है, तो भारतीय सेना ने ऐसे 89 ऐप्स पर बैन लगाया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत की सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित करीब 89 ऐसे ऐप्स हैं जिन पर बैन लगा दिया है, और सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है सेना की तरफ से कि वो अपने फ़ोन से इन ऐप्स को तुरंत अनइंस्टॉल करें, तुरंत हटा दें। और ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि सेना की कोई भी जानकारी लीक ना हो सके, क्योंकि कई बार इन प्रकार की जो ऐसी ऐप्स होती हैं ये कई सारी परमिशंस लेती हैं, और कई सारी परमिशंस लेने के बाद सेना की जो जानकारी लोगों के फ़ोन्स में होती हैं उन फ़ोन्स को चुरा लिया जाता है, मोबाइल को हैक कर लिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर जा सकती हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सेना ने ये फैसला किया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 59 चाइनीज़ ऐप्स को प्रतिबंधित किया था, ये आपको याद रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि कब शुरू हुआ ऑपरेशन समुद्र सेतु सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु ये कोविड-19 के समय दुनिया भर के देशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था, और ये शुरू किया गया था 5 मई 2020 को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कोविड-19 महामारी दुनिया भर के अंदर फैली हुई है, और ऐसे में जो भारत के नागरिक विदेशों में फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए 5 मई 2020 को इसको शुरू किया गया था, और ये अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और इस अभियान के तहत समुद्र मार्ग से करीब 3,992 भारतीय नागरिकों को अपने देश वापस लाया गया, और ऑपरेशन किया था भारतीय नौसेना ने। तो भारतीय नौसेना के जो जहाज़ इसमें शामिल हुए थे, एक का नाम है जलाश्व लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, एक का नाम है एरावत,
शार्दुल और मगर, इन 4 जहाज़ों ने इसमें हिस्सा लिया था। करीब 55 दिनों तक ये पूरा अभियान चला, ऑपरेशन चला और करीब 23,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी समुद्र में भारत के जो जहाज़ हैं उन्होंने तय की इस अभियान को पूरा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि कौन सा देश रूबेला और मीजल्स वायरस को खत्म करने वाले देश बने हैं, और ये 2 देश बने हैं श्रीलंका और मालदीव, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने घोषणा की है कि श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो WHO के जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र हैं, याद रखिएगा जो WHO है उसने दुनिया भर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ है। तो WHO ने जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र डिफाइन किया है, उनके पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने मीजल्स और रूबेला वायरस को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। WHO को जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा को समाप्त करने के लिए जो निर्धारित वर्ष था वो आपको याद रखना है कि वो 2023 था। अब दक्षिण पूर्व एशिया में WHO के अनुसार कौन कौन से देश हैं वो आप जान लीजिए। तो ये हैं भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, उत्तर कोरिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया और नेपाल। ये 11 देश हैं जिनको जिसको WHO दक्षिण पूर्व एशिया में शामिल करता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दोनों देशों की जो ऐसे फ्री हुए हैं। पहला देश है श्रीलंका जिसकी राजधानी कोलंबो है। श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे जो कोलंबो में स्थित है वो इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के गोटाबाया राजपक्षे हैं और मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। जबकि मालदीव की बात करें तो यहाँ की राजधानी माले है और इब्राहिम मोहम्मद सालेह यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं और मालदीव रुपया यहाँ की मुद्रा है। चलिए मैप में अब मैं आपको दोनों देश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको श्रीलंका जाना है तो मूव करना पड़ेगा दक्षिण की तरफ, और दक्षिण में ये नारियल के आकार का जो ऑरेंज कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है, जिसकी राजधानी यहाँ पर कोलंबो में श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे है। और ये पाक स्ट्रीट है, पाक जल मध्यडमरू है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ये आपको याद रखना है। और इसी के पास में नीचे देखेंगे ये लक्षद्वीप है भारत का। लक्षद्वीप के नीचे ये छोटे छोटे द्वीपों का एक देश है जिसको मालदीव कहा जाता है और इसकी राजधानी यहाँ पर आप माले देख पा रहे हैं। तो ये मालदीव जो हैं काफ़ी सारे छोटे छोटे देशों का एक द्वीप समूह का एक देश है। तो ये दोनों देश मुक्त हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि किस देश ने WHO से अलग होने का ऐलान किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का ऐलान किया गया है अमेरिका के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है और इसको प्रभावी होने में 1 साल का समय लगेगा। 6 जुलाई, याद रखना आपको, 6 जुलाई 2020 को ये अलग होने का ऐलान किया गया और 6 जुलाई 2021 को जो अमेरिका है वो पूरी तरह से इससे अलग हो जाएगा WHO से। क्यों अमेरिका अलग हो रहा है? तो अमेरिका लगातार इस बात से नाराज़ था कि WHO जो है वो चाइना का साथ दे रहा था, खासकर जो कोरोना वायरस की बीमारी चली उसके मामले में। और अमेरिका जो था वो WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश था और ये WHO को हर साल 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देता था। जबकि चाइना की बात करें तो वो करीब 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि WHO को देता है। बात हम संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों की करेंगे। पहले अमेरिका के बारे में बता देता हूं। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC है, राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। वहीं स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए मैप में मैं आपको अब अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो ये भारत के जस्ट अपोजिट साइड पीछे की तरफ है, ये भारत है और भारत के पीछे आप देखेंगे तो जस्ट ये अमेरिका है। अमेरिका, इसकी राजधानी आप देखेंगे तो यहाँ पर वाशिंगटन DC है, ये इसकी राजधानी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और अमेरिका में 50 राज्य हैं जिनको आप अलग अलग देख पा रहे होंगे और इसका एक राज्य अलास्का है, ये भी अमेरिका का हिस्सा है, ये यहाँ पर स्थित है। और ऊपर इसकी सीमा कनाडा के साथ में और नीचे इसकी सीमा मैक्सिको के साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि भारत और किस संघ के बीच में 15वीं शिखर बैठक
15 जुलाई को होगी और ये 15वीं शिखर बैठक होनी है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक ये वर्चुअली आयोजित की जाएगी, क्योंकि दुनिया भर में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, विदेश यात्राएं बंद है। तो ऐसे में ये वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी और ये 15 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स माइकल और यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। इन बैठक की संयुक्त रूप से इन तीनों के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, ये आपको याद रखना है। और भारत और यूरोपीय संघ का जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बात हम यूरोपीय संघ की करें तो इसमें जो है करीब यूरोप के 28 देश शामिल हैं और 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। अब इसमें 27 देश बचे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात 6वें प्रश्न की होगी कि संस्कृति मंत्रालय ने किस भाषा की कंजूर पांडुलिपियों के पुनर्मुद्रण की परियोजना शुरू की है। और ये जो है मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियां हैं जिनका पुनर्मुद्रण की परियोजना शुरू की है केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो संस्कृति मंत्रालय जिसके मंत्री जो हैं प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद पटेल, तो संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों के 108 खंडों के पुनर्मुद्रण की परियोजना शुरू की है, ये आपको याद रखना है। और मंगोलियन कंजूर जो है वो मंगोलिया के सबसे इम्पॉर्टेंट धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ महाभारत, रामायण, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं उसी प्रकार का महत्व मंगोलिया में इन ग्रंथों का है। और इस मिशन के तहत 5 खंडों का पहला सेट 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, जिसको धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मंगोलिया के जो राजदूत भारत में हैं उनको जो केंद्रीय मंत्री हैं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल, उनके द्वारा भेंट की गई, ये आपको याद रखना है। और जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है उसकी शुरुआत भारत सरकार ने 2003 में की थी और उद्देश्य ये है कि पांडुलिपियों की में जो जानकारी निहित है उसको प्रलेखित किया जाए, संरक्षित किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। अब ये पांडुलिपियाँ क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो सब चीज़ें जो हाथ से लिखी जाती हैं उसको पांडुलिपि कहा जाता है। अगर आप भी कोई लेटर लिखते हैं अपने हाथ से, कोई किताब लिखते हैं, कुछ भी एक पन्ने में लिखते हैं तो उसको पांडुलिपि कहा जाता है, यानी हाथों के द्वारा लिखित, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि हाल ही में किस बॉलीवुड कॉमेडियन का निधन हो गया है। और इनका नाम है जगदीप जाफरी, जो कि सूरमा भोपाली के नाम से प्रसिद्ध थे। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन जगदीप जाफरी, इनका निधन हो गया है। इनका मूल नाम था सैयद इस्तिफाक अहमद जाफरी, ये आपको याद रखना है। और इनका थिएटर के नाम जगदीप जाफरी के नाम से इनको जाना जाता था। जगदीप को अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जो मूवी 1975 में आई थी शोले, उसमें सूरमा भोपाली के नाम से काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। 6 दशक का इनका पूरा करियर था, 60 साल तक इनका फिल्मी करियर रहा और उसमें करीब 400 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि कौन सा राज्य सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। और ये किया जाएगा उड़ीसा के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो भी सरकारी ज़मीन है उस पर नज़र रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान BLUIS भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली, इसको लॉन्च किया गया है। और भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली यानी कि भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, ये एक जियो टैग्ड रिपोजिटरी है जो भुवनेश्वर के अंदर, राजधानी जो उड़ीसा की है, वहाँ पर जो सरकारी भूमि है उसकी निगरानी करेगा, ताकि आने वाले समय में जो भूमाफिया है, अतिक्रमणकारी हैं, वो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सके। तो उड़ीसा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जो सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल करेगा। बात उड़ीसा की कर लेते हैं। तो मैप में देख लीजिए, उड़ीसा है, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, 147 विधानसभा की सीट हैं। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है और गहरमाथा कछुआ अभ्यारण्य है। प्रमुख बांधों में हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है और इंद्रावती बांध है जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 90 प्रश्न की बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों में
कितने रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? तो ये 12,450 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, इनमें पूंजी लगाने की यानी पैसे लगाने की मंजूरी दी है। और इसके तहत जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें करीब 12,450 करोड़ रुपए के निवेश किया जाएगा। और इस 12,450 में से 3,475 करोड़ रुपए की पूंजी इसी वित्त वर्ष में 2020-21 में जारी की जाएगी। बाकी और 6,475 करोड़ रुपए की पूंजी बाद में प्रदान की जाएगी। बात 10वें प्रश्न की होगी कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसको जो है 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कोविड-19 जो महामारी दुनिया भर में फैली हुई है, उसी के मद्देनजर एशियाई क्रिकेट परिषद ने, ACC ने एशिया कप 2020 में जो आयोजित होना था उसको 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है और सितंबर 2020 में इसका आयोजन किया जाना था। इस बार जो एशिया कप की मेजबानी दी गई थी वो पाकिस्तान को दी गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसका आयोजन श्रीलंका में किया जाना था। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की, क्योंकि आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक का था। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन से देश करेंगे? तो इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा की जाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, तो जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उन सबको बधाई, और आने वाले प्रश्न का भी उत्तर जरूर दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये भी बताना मत भूलिएगा। और हाँ, ये बताना मत भूला करो कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुँच सके। आज की बात हम करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।